जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? बताइए भाई। उम्मीद करता हूँ एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। ठीक है भाई, तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? तो आरबी सेक्शन कंट्रोलर का सेट 4 कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं सैंपल पेपर 4 है आरबी सेक्शन कंट्रोलर का। ऑलरेडी 3 सैंपल पेपर मैंने करा दिया है। मैंने ये अनाउंसमेंट में बोला था कि मैं आपको 5 सैंपल पेपर कराऊंगा, जिसका भाई साहब आज चौथा सैंपल पेपर है। एक और आएगा, उसके बाद से हमारा एएलपी का सैंपल पेपर चालू हो जाएगा। अब देखो, बहुत ऐसे बच्चे कह रहे थे कि भैया जो आप अपना रेलवे फाउंडेशन करा रहे हो ना, उसका कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया। ब्रेक नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत मेरा जो तबीयत का जो इशू था ना, थोड़ा बहुत तबीयत खराब हो गया था, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे दिन में 2-2 रिकॉर्डिंग करना होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा डिले हो गया था। और डिले होने का एक और रीज़न है कि हमने जो अभी हमारा आगरा में मीटअप हुआ था ना, जो आगरा में जीडीसी से जितना सिलेक्टेड बच्चे थे, 2025 में जितने सारे सिलेक्टेड बच्चे थे, उनका मीटअप था, जिसकी वजह से 2 दिन मेरा उधर बर्बाद हो गया, इसलिए थोड़ा बहुत डिले हो गया। लेकिन भाई पे विश्वास रखो, भाई चीज़ों को बहुत स्मूथ वे में जो वादा किया है भाई साहब कि कंप्लीट कराएगा तो करा देगा। ठीक है भाई, पूरा मैंने मैथ्स को वहाँ पे कंप्लीट कराना है तो कराना है। भाई साहब चिंता मत करो, एक बार चीज़ें कंटिन्यू हो जाएगी, एकदम धकाधक चीज़ों को उड़ा देंगे। ठीक है, अभी उसमें ट्रेन कंप्लीट करा दिया हूँ, और उसमें हमें कराना है क्या भाई साहब? सर्कुलर मोशन, लीनियर और सर्कुलर का हम कराएंगे क्लास, और एक क्लास में ज़बरदस्त चीज़ें पढ़ाएंगे। ये सब चीज़ें जानते हो यूट्यूब पर कोई नहीं कराता है। ट्रेन तो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, उसके वजह से सर्कुलर मोशन तो लोग पढ़ाते नहीं। बोलते हैं रेलवे में क्वेश्चन आता नहीं, भाई आता है, देखो कल मैं कराऊंगा, जब मैं कराऊंगा तो दिखाऊंगा, उसमें कम क्वेश्चन आते हैं, बट लेकिन हाँ आपको पढ़ना जरूरी है। क्या पता भाई सब वो आज एग्जाम में फिर क्या करोगे। तो हमें हर एक चीज़ को कंप्लीट करना है, चीज़ों को छोड़ना नहीं है। ठीक है भाई, इसीलिए कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा हल्का डिले लेके करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट पढ़ेंगे, उड़ाएंगे नहीं। चलो भाई, तो भाई सब सेक्शन कंट्रोलर का ये सेट नंबर 4 देखते हैं, और चीज़ों को एकदम जल्दी जल्दी में उड़ाएंगे। हम ज़्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट भाई साहब क्वेश्चन देखेंगे, उसको अप्रोच को समझेंगे और उसका आंसर लेके आएंगे। ठीक है, आइए, क्योंकि भाई साहब आपको मालूम है ऑलरेडी इसका सिटी इंटीमेशन लाइव हो गया है, तो जिन भाई लोगों का फॉर्म फिल किए हैं वो अपना सिटी इंटीमेशन जाके देख लेंगे, क्योंकि आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम क्या है भाई साहब? 11 और 12 फैब को है। तो हमारे पास टाइम ज़्यादा है नहीं, तो 11 और 12 फैब का जिनका एग्जाम है भाई, जाके आराम से अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लेंगे कि उनका एग्जाम कौन से साल में पड़ा है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, और पहला क्वेश्चन समझते हैं क्या क्या है। कह रहा है, एक मूलधन पर प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 3 वर्षों के बाद उसका मिश्रधन 2160 हो जाता है, 3 वर्षों में बाद। ठीक है, एक वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज क्या होगा? बहुत सिंपल सा सवाल है, ये वाला लाइन पढ़ो और समझो। यहाँ पे बोला है तो 3 वर्षों बाद उसका मिश्रधन 2160 हो जाता है। मिश्रधन मतलब क्या होता है भाई? तो अमाउंट होता है। तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अमाउंट क्या होता है। तो प्रिंसिपल में जब हम ब्याज को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? अमाउंट आता है। अब ब्याज किसी का भी हो सकता है, या तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज, नहीं तो साधारण ब्याज। यहाँ पे साधारण ब्याज की बात बोला है। ठीक है, ब्याज देखोगे तो क्या होगा भाई? तो देखो यहाँ पे 20% ब्याज दिया है, तो हमें मालूम है कि एसआई कैसे निकालते हैं? 20% ब्याज नहीं, रेट दिया है 20%, एसआई निकालते हैं आर इंटू टी परसेंट, यानी आर में क्या करते हैं? रेट में टाइम से गुणा करते हैं, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है। रेट भाई साहब 20%, टाइम कितना दिया है? 3 साल, तो 20 में 3 से गुणा करेंगे, नहीं, जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा 60% आएगा। और प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है भाई साहब, परसेंटेज में अपने आप का प्रिंसिपल 100% होता है। तो 100% और 60% ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा अमाउंट? 160% हो जाएगा। तो अमाउंट 160% आ गया परसेंटेज में, और पैसा यानी वैल्यू में कितना दिया है? तो 2160 दिया है। तो आप बोलोगे भैया कि जो 2160 है कितना का मान है? तो 160% का मान है। ठीक है, अब निकालना क्या है? तो पढ़ो एक लाइन और, जब ये वाला लाइन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। एक वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा एक साल में? हमें मालूम है कि क्या होता है? एस आई बराबर आर इंटू टी। अब बोला है कि समान दर यानी रेट भी समान है, तो रेट क्या है? 20%। एक साल के लिए क्या होगा? तो 20 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 20 होगा। बहुत बढ़िया, तो सिंपल सी सवाल है, यानी 20 में 1 से गुणा करो तो 20% के बाद बोला है, तो गुणा कर दो भाई साहब, 20% का निकालना है, यही हो गया बस। अब कैलकुलेट करो, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। काटो यहाँ से, 20 से काटोगे 8 बार में, 8 से 8 दूना 16, 5 8 7 56 यानी 0, जो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 270 आ जाएगा, और 270 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी, खत्म। तो बहुत बेसिक सा सवाल था, बस चीज़ों को आपको पढ़ना था, प्यार से आंसर आ जाता। देखो क्वेश्चन पूछा कहाँ है? तो देखो आरपीएफ एसआई का सवाल है, 2024 में पूछा हुआ है, हाल फिलहाल का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, और नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 2 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है, एक बल्लेबाज अपनी 13वीं पारी में 97 रन बनाने पर उसके औसत स्कोर में 5 रन की वृद्धि हो जाती है, तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है? बहुत बेसिक सवाल है, ऑलरेडी रेलवे फाउंडेशन बैच में जो मैंने एवरेज पढ़ा है ना, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन कराया हूँ।
जब भी ऐसा सवाल है ना तो कुछ नहीं करना। देखो पहले कि 13वीं पारी में वो 97 रन बनाया है, जिसकी वजह से क्या होता है, पर मतलब सोचो हर पारी में उसका क्या होता है, 5 रन की वृद्धि हो जाती है औसत में। तो भाई साहब मान लो 13वीं पारी में 97 रन बढ़ाया है, जिसकी वजह से पीछे की जितनी भी पारी है ना उस हिसाब से उसका 5 रन बढ़ जाता है। तो भाई साहब 13 में से एक कम कर दो, यानी जो 12वीं पारी में भी तो 5 रन बढ़ जाएगा। यानी क्या करेंगे उस केस में, तो 12 × 5 करेंगे, यानी भाई साहब जो 12 पारी खेलेगा उसमें भी उसका स्कोर क्या 5-5 रन बढ़ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी 12वीं पारी में 60 हो जाएगा। अब बोला क्या है, तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है, कुछ नहीं करते हैं, यानी 12 × 5 60 नंबर ये आ गया भाई साहब, सबसे 60 आ गया हमारे पास। टोटल कितना था, 97 था, तो 97 में से भाई साहब 60 कर, यहाँ पे 97 में से हम क्या करेंगे 60 माइनस कर देंगे, यानी जो भाई साहब 13वीं पारी के बोला है क्या, 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना होगा, 37, और कहाँ है, ऑप्शन नंबर है, खत्म। तो ये सवाल है, इसको आप बेसिक से भी बना सकते हो, लेकिन बेसिक से जाने में बहुत आपको टाइम लगेगा, वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो प्यार से मैंने एक एक चीज़ को बनाया और यहाँ से उड़ा दिया, समझे। तो बहुत, बस इसको कुछ नहीं करना, 13वीं पारी में माना है 97 रन, और देखना है कितना रन से उसका एवरेज बढ़ा है, यानी सब में कितना वृद्धि हुआ है। तो 13 जिस पारी में बोल रहा है उससे एक कम कर लो, यानी 12 × कम कर देंगे 5, यानी कितना हो जाएगा 60। टोटल 60 था, जितना रन बनाया उसमें से 60 कम कर दो, यानी आ जाएगा 90 से कितना 37, हो गया बस। कुछ दिक्कत परेशानी है तो बताइए, बहुत सिंपल सवाल था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और 3 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या क्या है, बताओ। अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या क्या है, यानी 50 से कम, भाई साहब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 15 को है। और देखो भाई साहब दो को एग्जाम में पूछा हुआ है, सेम एएलपी में भी पूछा हुआ है और एनटीपीसी में पूछा हुआ है। हम शुरू से पढ़ते हैं कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितना होता है प्राइम नंबर हमारे पास, तो 1 से लेकर 100 के बीच में 25 होता है, और 1 से लेकर 50 के बीच में बात बोलूँ तो 15 होता, कितना होता है 15, और वहीं पर 51 से लेकर अगर 100 की बीच में बात करूँ तो 10 होता है। ये याद रखो बस, सिंपल सी चीज़ है, बेसिक सी चीज़ है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी किसी लोग को मालूम नहीं है तो आप बैठ के कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। आओ क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं और 4 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। एक थोक व्यापारी 45,000 रुपये का माल खरीदता है, निर्माता 15% की व्यापारी छूट पे 10% के अतिरिक्त स्कीम छूट प्रदान करता है, तो दोनों छूट के बाद शुद्ध मूल्य क्या होगा। सिंपल सी सवाल है, लगा दो। हमारे पास ऑलरेडी कितना दिया है, मार्क प्राइस 45,000 दिया है, तो ये बोलोगे भाई साहब मार्क प्राइस 45,000 है, इस पे पहला कितना छूट देता है, यानी 15% की छूट देता है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। अगर मान लो 20 रुपया दाम था, 3 का छूट यानी 17 में देगा। दूसरा में देखो, फिर अतिरिक्त छूट देता है 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, यानी हम बोल सकते हैं भाई साहब 1/10, यानी जो उसका दाम था समझो 10 था, 1 का छूट यानी 9 में जाएगा। अब इसको भाई साहब कैलकुलेट करेंगे, हमारा मूल्य निकल के आ जाएगा। यानी मार्क प्राइस पे जितना भी डिस्काउंट देते हो एट द लास्ट में सेलिंग प्राइस आता है, यानी विक्रय मूल्य आता है। अब इसको कैलकुलेट करो, देखो यहाँ से मैंने देखा, तो देखो सबसे पहले 1 सेकंड में भी उड़ा सकते हो, पहले इसको निकाल लो। 1 सेकंड में उड़ाने का भी तरीका बताऊंगा कैसे होता है। यहाँ पर देखो ये कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ काट जाएगी, तो ऊपर देखो तो 9 मिल जाएगा। तो जो भी हमारा ऑप्शन होगा 9 का मल्टीपल होता है, और 9 का मल्टीपल क्या होता है, तो संख्याओं का योग 9 होना चाहिए, 9 से कटेगा। देख लेते हैं, 5 4 9, और देखो 3 2 और 2 4 3 7 आ रहा है यहाँ पे, तो भाई साहब 7 तो 9 को पढ़ा में नहीं आता है, खत्म। अब देखो 5 4 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, यहाँ पे 3 आ रहा है, ये भी 9 को पढ़ा में नहीं आता है। अब देखो 5 4 9, फिर यहाँ पे देखो 5 3 8 2 10, खत्म। ये एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। देख लो भाई साहब 5 4 9, फिर देखो 4 3 7 2 9, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो भाई साहब गुणा करके भी निकाल सकते हो। देखो जब मैंने यहाँ से देखा तो 2 जीरो से 2 जीरो तो खत्म हो जाएंगे। अब 2 से अब क्या करोगे, इसको काट दो, 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, अब 2 5 10, ये आ गया। अब भाई साहब गुणा कर लो, अब गुणा करोगे 225 में 17 से, ठीक है। अब मान लो 17 5 85 के 5, हाथ में 8, 17 दूना 34 और 8 कितना होता है 42, ठीक है, हाथ में 4, 17 दूना 34 और 4 38। अब इनमें कर लो 9 से गुणा, 9 5 45, हाथ में 4, 9 दूना 18 और 4 22 के 2 हाथ में 2, 9 8 72 और 2 74, हाथ में 7, 9 3 27 और 7 कितना होता है भाई, तो 27 और 7 34 होता है, 34 425, 34 425 आंसर आ गया, बात खत्म। तो बहुत सिंपल से सवाल है, और देखो कहाँ पूछा है, तो इतना आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, 9 के मल्टीपल से भी उड़ा सकते हो। आरपीएफएसआई का सवाल है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे। ये नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या कह रहा है, कह रहा है एक चोर थाने से 8 AM पर साइकिल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग निकलता है। एक पुलिसकर्मी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9:30 AM पर मोटरसाइकिल द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करता है, तो थाने से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। अभी 3-4 दिन पहले मैंने क्या ट्रेन में TSD में पढ़ाया था, चोर पुलिस कॉन्सेप्ट, बहुत बेसिक सा सवाल है। अगर मैं देखूं तो भाई साहब 8 बजे ये चोरी किया है और 50 की स्पीड से ये
भाग रहा है, ठीक है। अब भाई साहब जो पुलिसकर्मी है ना, वो 9:30 बजे उनको क्या पता चलता है कि चोर भाई साहब निकल गए हैं, यानी 1.5 घंटा तक भाई साहब चोर का होगा भागा होगा। तो 1.5 घंटा में कितना डिस्टेंस तय किया होगा, तो यहाँ पर डिस्टेंस में निकालूंगा। तो 1.5 घंटा में डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। तो भाई साहब का स्पीड कितना था, तो देखो भाई साहब 50 की स्पीड से चल रहा था। टाइम कितना था, 8 बजे भाई साहब चोरी किया था, 9:30 बजे इनको पता चला था, तो ये पीछा करना चालू किए थे, यानी 1.5 घंटा। तो हम ये बोल सकते हैं भाई 1.5 आवर। अब 50 में 1.5 आवर से गुणा करोगे तो आ जाएगा 75, यानी जो डिस्टेंस तय किया है 75 किलोमीटर तय किया है। अब यही तो बोला है कि 65 के स्पीड से जा रहे हैं, तो भाई साहब कितने समय में उसको पकड़ लेंगे, यानी कहीं ना कहीं इनका हमें पहले निकालते हैं कितना समय में पकड़ेंगे, यानी जब टाइम निकाल लेंगे। जब हमारे पास टाइम आ जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे, स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, बात खत्म। तो टाइम बराबर में क्या लेंगे, डिस्टेंस 75 किलोमीटर। अब सबसे बड़ी बात है स्पीड क्या होगा, तो स्पीड ध्यान रखना भाई साहब, ये चोर भी भाग रहा है इस साइड से और पुलिस भी ऐसे जा रही है, यानी ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड का डिफरेंस लेते नहीं घटता है। तो उसका स्पीड कितना था, 50 था, और इनका कितना है 65, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, तो 15 आ गया। तो आप बोलोगे भाई साहब ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। अब ये है क्या, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब इसको काटूंगा मैं, तो बाट को भाई 15 पचे 75, यानी 5 आवर में पकड़ा जाएंगे। हमसे पूछा क्या है, तो पुलिसकर्मी द्वारा मतलब चोर को कितना, यानी थाने से कितने दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, यानी भाई साहब जो थाना से पुलिसकर्मी कितना डिस्टेंस तय किया है, तो डिस्टेंस निकाल दो। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, पुलिस का स्पीड 65 है और 5 घंटे में पकड़े हैं, तो 5 से गुणा। 50 25 हाथ में 2, 6 25 30 और 2 325 किलोमीटर, और 325 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी, खत्म। अगर पूरा बेसिक से चीज़ों को समझना है तो रेलवे फाउंडेशन में मैंने पढ़ा रखा है, आराम से जाइए, वहाँ पर कंसेप्ट को भी अच्छे से डिटेल में समझाया और क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस कराया है। बाकी ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी बात थी। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 6 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 46 वर्ष और 60 वर्ष है, यदि के वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4 और 5 होता है तो के का मान कहता है। देखो कितना सिंपल सवाल है, और देखो कहाँ कहाँ पूछा हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक एग्जाम में पूछा है। ग्रुप डी में 2022 में पूछा था, और यही चीज़ उठा कर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पटक दिया। तो ऐसा नहीं है कि 2022 में क्वेश्चन पूछा है तो आगे नहीं पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, क्योंकि भाई साहब टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराती है और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भाई साहब सफल कर करके एक एक एग्जाम में अपना पूछते रहती है। आइए, हमें पता है, क्या पता है, बहुत सिंपल सी सवाल है कि भाई साहब जो 2 व्यक्ति का वर्तमान आयु, मान लो पहला व्यक्ति का वर्तमान आयु 46 था और दूसरा कितना है 60 है। अब बोला क्या है कि के वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात, तो इसमें भी के ऐड हो जाएगा, इसमें भी के ऐड हो जाएगा, आयु का अनुपात 4 और 5 हो जाएगा, तो हमें के का मान फाइंड करना, बस यही सवाल था। बस अब इसको कैलकुलेट करो, देखो 46 का 5 गुना, 6 5 30 7 में 3, 5 चौका 20 और 3 23, और प्लस में यहाँ पे 5 के हो जाएगा, बराबर में 6 चौका 24 240, और यहाँ पे प्लस में 4 के। अब यहाँ के 5 के इधर है, 4 के इधर लेते हो, तो 5 के में से 4 के घटाओगे तो के बचेगा, 240 में से 230 घटाओगे तो 10 आएगा, यानी के का मान 10 होगा, और के का मान 10 का है, तो ऑप्शन नंबर बी, खत्म। तो एकदम लल्लू लल्लू सा सवाल है, सेकंडों में चीज़ों को उड़ा दोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आओ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और 7 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा भाई साहब 8.25 इंटू इतना इतना करके इसका मान निकालना है। कहीं ना कहीं भाई साहब ये बोर्ड मास का सवाल होता है, इसको भाई साहब अगर आप बेसिक से करने गए तो आपका लंका लग जाएगा। आप यहाँ पे यूज करिए डिजिटल सम, यानी डीएस। अब जो बच्चे डीएस नहीं पढ़ेंगे उनको थोड़ा दिक्कत परेशानी होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं चीज़ों को बहुत आसान से बना लूंगा। नहीं तो आप बेसिक से भी आप चीज़ों को गुणा करके ला सकते हो, बाकी डीएस समझो। डीएस क्या होता है भाई, देखो यहाँ पर करते हैं, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 5 2 7 और 8 कितना होता है, 8 7 15, 15 में कितना हो गया 5 और 6 6, 6 में 6 से गुणा करोगे तो कितना होगा भाई, पहले लिख लो 6 इंटू में 6 हो गया, फिर माइनस, फिर इसको करो 4 और 5 और 5 और 3 8 हो गया, 8 में 7 से गुणा करना है, तो यहाँ पे क्या होगा 8 इंटू में 7, लिख देता हूँ ताकि समझ में आएगा, फिर प्लस। यहाँ पर देखो भाई, कहीं ना कहीं देखोगे हमारे पास तो 8 और 5 कितना होता है, 8 5 13 और 7 कितना होता है 20, 20 और 2 22, ठीक है। देखो 7 और 2 9 तो इसे ही खत्म हो गया, तो 8 और 5 13 हो गया, 13 को हम क्या लिख सकते हैं 3 और 1 4, और का मतलब गुणा होता है, और 5 और 2 7 हो गया, ठीक है भाई, माइनस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाई सब जानते हो क्या, ये देखो 6 3 9 और 5 4 9 हो गया, ये जो 4 भाई सब है ना एक्स्ट्रा में आ गया है, ये टाइपिस्ट भाई सब से मिस्टेक है तो इसको हटा देना, 4 भाई सब एक्स्ट्रा में आ गया, इसकी 4 की नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 9 था। जब इसको गुणा किएंगे तो भाई साहब ये कितना आ गया 9, और फिर 9 को गुणा कर दो भाई साहब 5 से, बस। अब लगा दो भाई सब सारे, देखो जैसे जैसे दिया है करते हैं। अब यहाँ पर 6
और 6 कितना होता है 36, 36 3 और 6 ऐड करोगे तो 9 हो गया माइनस, 8 7 56, 56 को क्या करोगे 6 5 11 और 11 को 1 1 2 हो गया, फिर प्लस 7 चौका 28, तो 8 और 2 10 यानी 1, फिर माइनस 9 5 45, 9 में किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो 9 ही आता है डीएस में, यानी 9 आ गया। बस कुछ नहीं करोगे भाई, देखो यहाँ पे ये प्लस माइनस का 9 खत्म हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 1 यानी माइनस का 1 है। कभी भी माइनस का 1 है तो कुछ नहीं करते, इसमें हम प्लस का 9 ऐड कर देते हैं, यानी कहीं ना कहीं प्लस का 8 होना चाहिए, यानी जिसका ऑप्शन भाई साहब 8 बना वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, यानी यहाँ पे 1 आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखे जाऊँ तो 8 और 1 9 खत्म, यहाँ पे 3 बन रहा है। यहाँ पे 5 और 2 कितना हो गया 7 बन रहा है। यहाँ पे 9 खत्म, 5 3 8 बच रहा है, यानी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ भी 8 बन रहा है, ये भी 8 बन रहा है, खत्म। अगर आपको नहीं ऐसा भी चीज़ों को है तो आप बेसिक से भी बना सकते हो, बेसिक से भी आंसर आ जाएगा। बाकी डिजिटल सम ऐसे में बहुत कम समय में चीज़ों को आप निकालने के लिए बेस्ट तरीका होता है। ठीक है भाई, और देखो पूछा कहाँ है, तो आरआरबी कहीं ना कहीं आरआरबी जेई का सवाल है ये। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझे होंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर भाई साहब 8 देखते हैं कि 8 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा रेखा एबीसी में बी पर एक बिंदु वृत्त स्पर्श रेखा है। ठीक है भाई साहब, बी पर देखो एक बिंदु का स्पर्श रेखा है, कहाँ है ये देखो, ये स्पर्श रेखा है, बहुत बढ़िया। बीपी बराबर क्या है बी क्यू, यानी यहाँ पे बोल दिया है बीपी बराबर बी क्यू है। बीपी यानी ये हमारा भाई साहब एंगल इसके एंगल के बराबर में है। ठीक है, बोला है कि एंगल क्यूबीसी 72 है, क्यूबीसी यानी ये वाला एंगल जो है ना भाई 72 है। देखो कभी भी अगर ऐसी सवाल दिया, हम फिर पूछा है कि एंगल पी बी क्यू क्या है, पी बी क्यू यानी इस एंगल के मान पूछा है। देखो कभी भी ऐसा सवाल है ना, अगर तो इसमें एक प्रॉपर्टी होता है, जो ये एंगल होता है ना ये इसके एंगल के बराबर होता है। मान लो ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, अगर मान लो ये एंगल वाई है तो इस एंगल के बराबर में ये एंगल होता है, यानी वाई है। बस तो आप ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, देखो इसको हटाता हूँ मैं, अगर मान लो हमारे पास ये एंगल 72 है तो ये भी इससे बराबर हो जाएगा, तो ये भी 72 हो जाएगा। अब ये दोनों लाइन आपस में बराबर है तो ये एंगल इसके सामने के बराबर में है तो ये भी बराबर हो जाएगा, यानी ये 72 है तो ये भी 72 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और हमें पूछा क्या है इसका मान, हमें मालूम है क्या कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, यानी ये वाला एंगल देखो ये, तो ये 72 कितना हो गया भाई साहब 144, 144 में 36 ऐड करोगे तो ये वाला मान आ जाएगा, और यही हमसे पूछा हुआ है, यानी इसका मान पूछा है 36 और 36 का है, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म। तो बस आपको प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए, बहुत बेसिक सा चीज़ है कि ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर होता है, ये एंगल इसके एंगल के बराबर होता है, बस सिंपल सी सवाल है, दैट्स इट, इतना ही था। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि 9 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित आवृत्ति को माध्य दिया जाता है। यहाँ पे श्रमिकों की संख्या दे दिया है भाई, यानी ये सारे श्रमिकों की संख्या दे दिया है, हमें माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए क्या करते हैं भाई, श्रमिकों की संख्या दे दिया है कोई बात नहीं, इसका क्या हम लेते हैं बीच का वैल्यू, और 0 और 10 का बीच का कितना हो गया 5, 10 और बीच का अगर एवरेज देख लो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी 30 डिवाइड बाई 2 यानी 15, फिर ये हो गया 25, ये हो गया हमारे पास 35, ये हो गया 45, कितना 45 हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद से क्या करते हैं भाई साहब संख्या निकालने के लिए, यानी भाई साहब ई एक्स एफ इंटू एक्स करते हैं, तो एफ इंटू एक्स करने के लिए भाई साहब गुणा करते हैं, 5 इंटू 7 गुणा करोगे 35 हो गया, फिर भाई साहब 15 और 10 150, उसके बाद से 25 और 15 कितना होता है 25 25 125, साथ में कितना 12, 25 और 12 कितना हो गया 37, 35 में 8 से तो ये बोल दोगे 8 पर 40 के जीरो हाथ में 4, और 8 तरीके 24 और 4 28, फिर यहाँ पे 45 में 10 यानी 450 आ गया। अब कुछ नहीं करते हैं, हमें माध्य निकालना है, तो सारी संख्याओं को आपस में ऐड कर लो और जितनी टोटल संख्या डिवाइड कर दो, बात खत्म। ऐड करते हैं, आओ। जब मैंने ऐड करते हुए देखा तो क्या देखा, 5 5 10 के जीरो हाथ में 1, ठीक है, 3 और 5 8, 8 7 15, 8 15 और 8 23 और 5 कितना होता है 23 और 5 28 और 1 29, हाथ में 2। अब देखो 1 और 3 4, 4 2 6, 6 और 4 10 और 2 12, 1290 आ गया, बट्टे किससे डिवाइड करना है सारे संख्याओं से। तो देखो 17 और 15 कितना होता है भाई 17 और 15 32 और 8 40 और 10 50। कभी भी ऐसा संख्या है ना कुछ नहीं करते हैं भाई, देखो ये तो 1.1 से खत्म, नीचे 5 आए तो ऊपर वाली संख्या को 2 गुना करके एक अंक वास्ते पॉइंट लगा दो, तो ऊपर वाले 2 गुना 9 दूना 18 हाथ में 1, 12 दूना 24 और 1 25, एक अंक वास्ते पॉइंट, यानी 25.8 और 25.8 ऑप्शन नंबर है, खत्म। ये सवाल है। अब बोलोगे भैया पूरा बेसिक से समझाओ, तो इतना बेसिक से नहीं समझाएंगे चीज़ों को, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिंपल पेपर कर रहे हैं, तो यहाँ पे उड़ाया जाएगा, पूरा डीप में जाकर हम सॉल्यूशन को नहीं करेंगे। ठीक है, डीप में जाना है तो आइए भाई साहब रेलवे फाउंडेशन बैच में, वहाँ पर चीज़ों को एकदम धुआं की तरह पढ़ रहे हैं, पूरा बेसिक से। आओ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10 हमारा क्या कह रहा है।
कह रहा 38% चीनी के घोल में 90 मिलीलीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि 17.1% चीनी का घोल बन जाए। बहुत सिंपल सा सवाल है। मान लो हमारे 90 मिलीलीटर में इसमें क्या है 38% है चीनी, बराबर में हमें ये बोला है क्या कि कितना परसेंट इसमें मिलाना जाना चाहिए। यानी मान लो 90 है, इसमें हम कितना मिलाएं ताकि जो हमारा घोल हो जाए कितने का हो जाए भाई, चीनी का घोल 17.1 का हो जाए, 17.1% का। अब देखो ये सवाल है, अब इसको आराम से कैसे कैलकुलेट करोगे, हमारे यहाँ से मान आ जाएगा एक्स का। अगर देखो परसेंट से परसेंट खत्म, यहाँ से पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा, इसको 19 दूना 38 होता है, 19 से 9 बार में काटोगे तो 171 होता है। इस 10 को उठा के इधर लेते आओ तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 180 में 10 से गुणा करोगे तो 1800 हो जाएगा, बराबर में 90 में तो 9 9 81, 810 प्लस में हो जाएगा हमारे पास 9x। अब इसमें से 810 घटा दो, यानी 1800 में 800 घटा दोगे 1000, 1000 में 10 घटा दोगे तो 1090 हो जाएगा। तो 1090 डिवाइड बाई 9 बराबर में x हो गया। काटो भाई, 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो गया हमारे पास। 1090 थोड़ी होगा, 990 होगा ब्रो। क्या मेरा दिमाग काम कर रहा है, क्या होगा हमारा 990 डिवाइड बाई 9। अब यहाँ पे x, इसको काटो भाई साहब 11 बार में, यानी 110, x का मान 110 कहाँ है भाई साहब, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। इसको आप भाई साहब जानते हो, मिक्सर एलिगेशन वाला जो सवाल होता है ना, एलिगेशन लगा के भी बना सकते हो। बहुत सिंपल सा सवाल है। देखो अगर मैं इसको दोबारा भी बता दूं एलिगेशन से तो कितना प्यार से बना दोगे। इसकी नीड हमें नहीं है, इतना भी जाने से मैं एलिगेशन से बना सकते हैं। चीनी का घोल कितना है 38%, ठीक है, हमें ये पता चल गया। फिर बोला है क्या इसमें क्या मिलाना जाना चाहिए, पानी। तो पानी मिला रहा है तो कितना मिला रहा है हमें नहीं मालूम है, तो हमें ये होगा मान लो 0% है। ओवरऑल हो कितना जा रहा है तो 17.1%, बात खत्म। हम देखते हैं क्या, कभी एलिगेशन लगाते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा बड़ी वाली चीज़ में से छोटी वाली चीज़ घटाते हैं। 17.1 तो ये हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, ऐसे लिख लो, यानी ये हमारा हो जाएगा 17.1%, ठीक है। अब इसको घटाओगे तो भाई सब 17.1 है, 17.1 में 9 ऐड कर दोगे तो 18 हो जाएगा, और उसके बाद से 20 और यानी 20.9 हो जाएगा, यानी ये 20.9%। काम खत्म। यहाँ पर रेशियो ले लो, परसेंट से परसेंट खत्म, पॉइंट से पॉइंट खत्म। अगर इसको मैं काटूँ किससे, 9 से, तो 19 बार में 9 से काटूँ तो 9 दूना 18, 18 के बाद से क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2, 18 से नहीं कट के इसको जानते हो किससे काट सकते हैं, डायरेक्ट 19 से काटो। 19 9 कितना होता है 171, 19 से कम 19, 19 से कम ये आ गया, ठीक है। अब जो बोला है भाई साहब कितना, यानी 9 का वैल्यू 90 दिया है, तो आप बोलोगे भाई साहब ये अपने आप का 10 गुना है, तो 11 में भी 10 से गुना करोगे तो 110 हो जाएगा, और 110 ऑप्शन नंबर है, खत्म। तो ये सवाल था, बहुत बेसिक सा सवाल था, नॉर्मल सा सवाल था, चीज़ों को आराम से उड़ा दोगे। आओ क्वेश्चन नंबर भाई साहब 12 देखते हैं। 12 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक फैक्ट्री में सभी श्रमिकों का औसत वेतन कितना है 14,000 है, 80 कुशल श्रमिकों का औसत वेतन 15,000 है, और शेष श्रमिकों का औसत वेतन 12,000 है, तो फैक्ट्री में श्रमिकों की कुल संख्या बताओ। सिंपल सा सवाल है, सिर्फ एवरेज वाला कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन हम इसको बनाएंगे किससे, मिक्सर एलिगेशन से, एलिगेशन लगाएंगे, जैसे ये लगाया। हमें मालूम है क्या कि सभी कर्मियों को कितना है भाई साहब, एवरेज औसत वेतन कितना है तो 14,000 है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बोला है जो 80 कुशल श्रमिक है उनका कितना है 15,000 है, तो जो 80 है भाई साहब उनका कितना है 15,000 है, और जो शेष है ना उनका दे दिया है 12,000। अब लगा दो एलिगेशन। हमेशा मालूम है भाई कि बड़ी में से क्या करते हैं, छोटी चीज़ को माइनस, यानी 14,000 में से 12,000, 15,000 में से 14,000, तो 14,000 में से 12,000 घटाओगे तो 2,000 आएगा, और भाई साहब 15,000 में से 14,000 घटाओगे तो 1,000 आएगा। इसका रेशियो ले लो, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म है, 2 एंड 3 रेशियो आया। हमें पूछा क्या है, तो देखो ये वाला लाइन पढ़ो, बोला है कि श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात करना है, यानी टोटल। तो भाई साहब टोटल है कितना, तो 2 और 1 3 का मान बताना है। अब कहीं ना कहीं बोलोगे ये 80 कुशल श्रमिकों का औसत वेतन 15,000 है, तो बोलोगे भाई साहब 2 डिनोट करता है 80 का, 3 का मान निकालना है। 2 अपने आप का 40 गुना हो रहा है, तो 3 भी अपने आप का 40 गुना होगा, यानी 120 होगा, और 120 का है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म, फिनिश फिनिश। ये सिंपल सा सवाल था, बहुत बेसिक सा था। अब देखो कहाँ पूछा हुआ है, देखो भाई आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल है, हाल फिलहाल में एकदम ताजा ताजा सवाल, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि 13 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है वाई क्यू माइनस 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है, तो तथा y बराबर 3 रखने पर x का मान 4 होता है, तो y बराबर 9 रखने में x का मान क्या होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, समझना। कभी भी अगर बोले इन्वर्सली बोले ना तो कुछ नहीं करते। अगर मान लो इन्वर्सली की बात बोला है तो यहाँ पे वाई क्यू माइनस 1 है जो एक्स का इन्वर्सली है, तो ऐसे बोल सकते हो जो एक्स है भाई साहब इन्वर्सली 1 बटे में वाई क्यू माइनस 1, बस कुछ नहीं करते। जब इन्वर्सली इसको हटाना होता है तो बराबर में ये 1 हो गया, इसके बाद से वाई क्यू माइनस 1 लेते हैं, और ये हटाने की जगह पे एक कोफिशिएंट के ले लेते हैं बस। अब यहाँ पे इसका मान रख लेते हैं। एक्स का मान पहले कितना था
तो भाई साहब 4 था और उसके बाद से 1। y का मान कितना दिया है देखना जरा 3। 3 का क्यू करो भाई साहब 27। 27 में से 1 घटा दो 26 आ गया। यहाँ पे k है तो जो k का मान होगा क्या होगा, 26 का 4 गुना होता है 104, यानी k का मान 104 आ गया। फिर एक बार और लगा दो, बात खत्म। सेम जैसे वहीं लिखा था, यहाँ पे आ गया x बराबर में k का मान 104 था, तो 104 में 1 से गुणा करोगे तो 104 ही होगा। 104 बट्टे में क्या था हमारे पास, वाई क्यू माइनस 1। वाई का मान कितना दिया उस, अब अगली बार 9। 9 का क्यू होता है 729। 729 में से घटा दो 728 हो गया। खत्म। अब काटो इसको। जब मैंने इसे काटने गया तो कैसे कटेगा, अगर काटूं 7 3 7 से कटेगा, क्योंकि देखो 104 है ये। 6 को 24 7 में 2 6 दूना 12 4 दूना 8 2 10। कोई बात नहीं, 4 से काटते हैं। 4 दूना 8, फिर 4 6 24, 4 से काटो 4 एकम 4, फिर यहाँ पे 3 आ गया, 4 8 32, 4 दूना 8। अब 26 आ गया। 26 का कहीं ना कहीं देखोगे ना तो 7 गुना है। अगर मान लो 7 6 42 के 2 हाथ में 4 आ गया, 7 दूना 14 4 18, बात खत्म। 7 गुना तो x का मान आ गया 1/7 और 1/7 का है तो ऑप्शन नंबर है। खत्म। तो इससे रिलेटेड जानते हो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में दबा के सवाल पूछा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई सब इसमें सेक्शन कंट्रोल का सवाल नहीं पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज़ है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 14 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है भाई 4,80,000 पर त्रिमासिक रूप से संयोजित होने वाले 20% वार्षिक ब्याज दर से कह रहा है 1 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। समझ रहे हो? बहुत मतलब अच्छा सवाल है। इसको अगर बढ़िया से आप नहीं पढ़ोगे, अगर चीज़ें नहीं मालूम है, नहीं बना पाओगे। हमें बोला है त्रिमासिक भाई साहब काउंट हो रहा है और सालाना कितना है 20%। तो रेट जब निकालूंगा मैं तो भाई साहब जो 20% है 12 महीने का है, हमें 3 मंथ का काउंट करना है। इसको काटो 4 बार में, 4 से काटोगे 5 बार में, तो रेट हमारा 5% आ जाएगा। अब टाइम कितना आएगा, तो त्रिमासिक हो रहा है 1 साल में। 1 साल में कितना महीना होता है, तो 12 महीना होता है और 3 महीने पर काउंट हो रहा है, यानी टाइम लगेगा 4 बार। अब भाई साहब मैं शुरू से पढ़ाते आया हूँ कि 5% का अगर सक्सेसिव 4 बार लगाओगे ना तो भाई साहब रेट परसेंट क्या होगा, यानी सीआई रेट परसेंट क्या होता है आपको मालूम है। तो 5% का 2 साल के लिए मैंने क्या बताया था, तो 10.25 बताया था। 3 साल के लिए 15.7625 बताया था और भाई साहब 4 साल के लिए 21.55% बताया था। तो जो सीआई का रेट परसेंट आ जाएगा हमारा कितना, 21.55%। बस अब देखो, बहुत बच्चे इसको बेसिक से बनाएंगे, उससे नहीं बनाना है। हमें मालूम है कि इतना पैसा दिया है, तो आप बोलोगे भैया कि जो 480 उसके बाद से क्या है हमारे पास 1 2 3 जीरो, यानी 4 जीरो है। ये अपने आप का कितना 100% का मान है, क्योंकि भाई साहब ये हमारे पास क्या है प्रिंसिपल। हमें ब्याज निकालना है 21.55 का मान निकालना है। बहुत इसको बेसिक से बनाएंगे, आपको बेसिक से नहीं बनाना है। यहाँ पर दिमाग करना है, मतलब दिमाग का यूज, अप्रॉक्सीमेट जाना है। यहाँ से जब मैंने पॉइंट हटाऊंगा तो डबल जीरो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो खत्म। यहाँ पर आगे 48 में 21.55 से गुणा करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, पहले एक अप्रॉक्सीमेट चीज़ उठाता हूँ। मैं 48 में भाई साहब 20 से गुणा करके देखता हूँ। तो 0 8 दूना 16 हाथ में 1, और उसके बाद से क्या होता है, अगर मैं 21 से गुणा भी करके देखूँ तो क्या होगा, देखो समझना। 55 को हटा दो, यानी 48 में मैं 21 से गुणा करूँ तो क्या होगा, 21 सटे 168 हाथ में 16। अब 21 का 4 गुना करूंगा तो कितना होता है आपको मालूम है, तो 84 और 16 होता है 100, यानी हमारे पास इतना आ गया, यानी 100। यानी कहीं ना कहीं देखोगे ना यहाँ पे पॉइंट की वजह से कुछ भी होगा नहीं, 100 से क्या होगा थोड़ा सा ज़्यादा। यहाँ पे 103 है, यहाँ पे 104 104 104, तो ये सारे होंगे नहीं, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है 103। क्योंकि इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि 0.5 भी तो करना है, तो हमें पूरा गुणा करने की जरूरत था ही नहीं, हम डायरेक्ट उड़ा देंगे। तो ये चीज़ भी आपको मालूम होना चाहिए। चीज़ों को आराम से बनाओ, आपको करने की ज़्यादा नीड भी नहीं है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। फिर भी डीपली जाना है तो आप ऐसे कर लेना। क्या है भाई साहब, कहीं ना कहीं देखो ये 4 जीरो है, अब इसका हमें निकालना है 21.255, इसका परसेंट निकालोगे ऑलरेडी इतना करीब में आएगा, ऑप्शन नंबर है, देख लेना आप। बाकी आपका भाई बना लिया है, बता दिया है कि एग्जाम में रहोगे तो कैसे सोचना है। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं भाई और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 15 हमारा क्या कह रहा है। क्या मान्यता ने धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय की, जबकि धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में उसे 30 मिनट अधिक लगे। तो बोला है कि शांत पानी में दोनों तरफ यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा, यानी टाइम पूछा है। देखो कभी भी अगर मान लो ये सारी चीज़ें है ना, किससे, बोट एंड स्ट्रीम में सवाल में, तो 2-3 चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। अगर नाव का स्पीड पूछे तो नाव को एक्स से बोलते हैं, यानी एक्स को किससे डिनोट करते हैं, नाव का। अगर वहीं वाई होता है तो धारा का स्पीड दिखाता है, और डाउन स्ट्रीम में हो तो डाउन में क्या होता है एक्स प्लस वाई, यानी धारा के साथ, और अप स्ट्रीम में होता है एक्स माइनस वाई। अगर हमें मान लो कि डी प्लस यू और बाई टू निकाल करेंगे तो एक्स का मान आ जाता है, और डी माइनस यू बाई टू करेंगे तो वाई का मान आता है। ये बेसिक चीज़ है जो आपको मालूम होना चाहिए। इतना चीज़ें मालूम है तभी आप नाव एंड धारा का सवाल कर पाओगे। अब देखो
हमसे सिर्फ टाइम दिया है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर बोला है क्या कि धारा के अनुकूल, यानी डाउन स्ट्रीम का हमें टाइम दिया है 2 आवर, ठीक है। और अप स्ट्रीम का कितना दिया है, आधा घंटा अधिक लगता है, कि 2 घंटा उधर से लगता है और आधा घंटा अधिक, यानी 2.5 आवर। अब कहीं ना कहीं देखोगे ना सवाल में, तो सवाल में हमसे पूछा है क्या, उसे कितना समय लगेगा, यानी टाइम पूछा है। तो टाइम निकालने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, डिस्टेंस भी होना चाहिए और स्पीड भी होना चाहिए, और बल्कि हमारे पास दोनों भी नहीं है। तो कभी भी अगर मान लो हमें डिस्टेंस और स्पीड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, समझना। तो भाई साहब पहले हम इन दोनों के क्या करते हैं, एक कोई अपना मान रखते हैं, डिस्टेंस मानते हैं, क्योंकि निश्चित दूरी बोला है तो खुद से डिस्टेंस मानते हैं, और डिस्टेंस ऐसा मानेंगे जो दोनों से कटे। तो डिस्टेंस ऐसा मानो जो दोनों से कटे। अगर मान लो ये हो जाएगा, अगर 2, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, यानी 5/2, यानी अगर मैं इसको डिस्टेंस को 10 मानता हूँ, यानी जो हमारा डिस्टेंस 10 है, तो जो हमारा क्या होगा भाई, डिस्टेंस अगर 10 है ना, तो ये हमारा स्पीड का रेशियो आएगा। तो स्पीड का रेशियो निकालो, तो 2 का ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी डी आ गया 5 किलोमीटर पर आवर, यू आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा है कितना टाइम लगेगा। तो हमें मालूम है कि टाइम बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड क्या होगा, तो नाव से ही तो जाओगे, तो नाव का स्पीड निकालो। तो नाव का स्पीड यानी वो एक्स का मान निकालो। एक्स का मान निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, d+u/2 करेंगे। डी का मान 5 है, यू का मान 4 है, 5 और 4 9, 9 का आधा कर दो भाई, यानी एक्स का मान आ गया 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब निकाल लो टाइम। अब यहाँ पर डिस्टेंस में क्या लिखोगे, 10 लिखोगे, बट ध्यान रखना जाने और आने की बात बोला है। डिस्टेंस सिर्फ जाने का 10 है, आने का भी तो 10 करेगा, यानी टोटल डिस्टेंस 20 होगा। तो यहाँ पर 10 × 2 कर दो, यानी डायरेक्ट यहाँ पर डिस्टेंस 20 लिख दो, और स्पीड क्या है तो 4.5, बस बात खत्म। अब इसको क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 चला जाएगा। काटो, 5 से काटोगे 40 बार में, और 5 से काटोगे 9 बार में। यहाँ पर जगह 9 चौका 36, यानी 4/9, यानी 4 आवर इतना मिनट लगेगा। तो इसको पहले 60 से गुणा करो, 60 से गुणा करोगे तो भाई साहब मिनट में आ जाएगा। अगर मिनट में करोगे तो 3 × 3 = 9, और 3 से 20, यानी ये बोलोगे 4 आवर, यहाँ पे 80/3 मिनट आ गया। अब मिनट इसको सेकंड में चेंज करो, तो 80/3 करोगे भाई, तो 3 से करो, 3 दूना 6, यहाँ पे आ गया कितना, 2 20, फिर 3 6 18, फिर 2/3, ये आ गया। यहाँ पर फिर आगे बोलोगे कि 4 आवर, फिर यहाँ पे 26 मिनट 2/3, इसको सेकंड में चेंज करने के फिर 60 से गुणा करो। देख रहे हो भाई, ये सवाल है। तो भाई साहब बस घुमाते रहता है, 20 से गुणा करोगे तो 20 चौका 40, तो आप ये बोल सकते हो एट द एंड 4 आवर, यहाँ पे हो गया 26 मिनट, और फिर उसके बाद से 20 दूना 40 सेकेंड। ये हमारा भाई साहब है। बस सिंपल सी चीज़ है कि ऐसी चीज़ों को आप निकाल पाओगे। ये है आंसर। देखा, यानी 4 आवर 26 मिनट 40 सेकंड, 4 आवर 26 मिनट मिनट 40 सेकंड का है, 4 आवर 26 मिनट 40 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। तो ऐसे भी सवाल करना होता है, सब लल्लू लल्लू सा कर लेंगे तो बढ़िया सवाल कौन करेगा। तो देख लो, ये है सवाल नाव एवं धारा का। मैं भाई सब जब जिस दिन बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाऊंगा ना, अभी सर्कुलर मोशन के बाद से बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाऊंगा, देखना किस तरीके से पढ़ाऊंगा। क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम में इतना मजा आता है पढ़ाने में ना, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है, जिसमें बच्चे बहुत फंसते हैं, और जिसमें आप लोग फंसते हैं वही मेरे को मजा आता है पढ़ाने में। क्योंकि उसमें तो जादू दिखाना होता है, उसी में तो चीज़ों को बताना होता है कि हम ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। जैसे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो कहाँ से करोगे, अगर मान लो इतने सारे कर रहे हो, इसमें अगर बोट एंड स्ट्रीम का बहुत सारे क्वेश्चन करना है प्रैक्टिस, ये बुक मंगाओ। क्या है भाई साहब, रेलवे मैथ्स 3500 प्लस है ऑलरेडी। रेलवे फाउंडेशन बैच में मैं 2000 प्लस खुद से सॉल्यूशन करा रहा हूँ, बाकी 1500 क्वेश्चन आपको खुद से करना है। तो भाई साहब इसको मंगाओ, दबा के प्रैक्टिस करो। देखो चीज़ अगर आप मैथ्स में स्कोर नहीं किए 100 में 100%, फिर बताना। ठीक है भाई, तो इस बुक को मंगाओ। कहाँ से मिलेगा, तो भाई साहब फ्लिपकार्ट और अमेजन से मिल जाएगा, और मात्र 300 रुपये में विद डिलीवरी आपके घर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आपके यहाँ जा भी नहीं रहा है तो लोकल बुक शॉप पे जाइए और बोलिए कि हमें रेलवे मैथ्स का बुक चाहिए आदित्य रंजन सर का, तो बाकायदा वो मंगा के आपको देगा। ठीक है भाई, तो इसको मंगाओ और अच्छे से प्रैक्टिस करो। आओ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, और 16 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे वाले सिक्कों क्या है 16, 8 और 20 के रेशियो में है, जिनकी कीमत 384 है, तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताएं। बहुत सिंपल से सवाल है। हमें मालूम है क्या कि जो यहाँ पे पैसे कितना है 50 है, फिर यहाँ पे 25 है, और ये 10 है। अब इसका बात करें भाई साहब रेशियो में, तो 16 है, 8 है, 20 है। अब कभी भी मान लो हम क्या करेंगे, पैसे को अगर रेशियो से गुणा करेंगे तो हमारा ओरिजिनल मूल्य आएगा। अगर मान लो 50 का यानी 16 25 80, यानी 800 पैसे, यानी 8 रुपये हो जाएगा, या 25 60 200 पैसे, यानी 2 रुपये होगा। अब यहाँ पर 10 में 20 से गुणा करूंगे 200 पैसे, यानी 2 रुपये होंगे। अगर देखो तो 8 10 2 12, यानी 12 रुपये यहाँ हुआ, यानी 12 रुपये ये हुआ। 12 रुपये का मान कितना दिया है, तो 384 दिया है।
और हमसे पूछा क्या है देख लो, यानी 12 रुपये का मान है, हमें पूछा है 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, यानी 20 का मान पूछा है, यानी 20 से गुणा कर लो। सिक्कों की संख्या बोला है, ध्यान रखना, ये नहीं कि गबड़ा मत देना। यहाँ पे बोला क्या है, सिक्कों की संख्या, जो हमारा ये है ना, ये हमारे पास क्या है, मूल्य है इसका, ठीक है, जो इसमें इसमें क्या है, संख्या दिया है, ये ध्यान रखना, तभी ओरिजिनल हमारे पास रेवेन्यू यानी पैसे आया है। गुणा कर लो, अगर 12 से काटो तो 12 3 36, 12 दूना 24, तो 32 का 2 गुना करोगे तो 64 होता है, नहीं 640 होगा, और 640 का है ऑप्शन नंबर सी। खत्म। तो बहुत बेसिक सा सवाल था, ये कॉइन्स वाले सवाल है, रेशियो में हम पढ़ेंगे इसको और डिटेल से जब मैं रेशियो पढ़ाऊंगा। तो देखो ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल पूछा है। आइए चलो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है मैंने 1200 रुपये में 2 गन टॉय खरीदी। मैंने पहली गन टॉय को 9% हानि पर और दूसरी गन को 16% लाभ पर बेच दिया। यदि कुल मिलाकर मुझे न तो हानि न तो लाभ हुआ तो पहले गन टॉय का क्रय मूल्य बता। बहुत सिंपल सा सवाल है, बस ये समझो, कुल मिलाकर मुझे न तो हानि और न ही लाभ हुआ, तो बराबर कर दो भाई साहब, कुछ करना ही नहीं है। हमें मालूम है कि पहले पे इनको 9% का हानि हो रहा है, तो पहले इंटू 9% हानि बराबर में दूसरे पे कितना का लाभ हो रहा है, तो भाई साहब 16% का, और न लाभ और न हानि हो रहा है, तो बराबर कर दो। तो पहला और दूसरे का मान कितना आ जाएगा, तो पहला का मान आ जाएगा भाई साहब, ये सामने वाला हो जाता है 16, और दूसरा का मान आ गया 9। अब कहीं ना कहीं देखो टोटल मान कितना दिया है 1200, तो आप बोलोगे भैया जो ये 1200 है कितने का मान है, 16 9 25 का मान है। पूछा क्या है, तो क्या पहली गन टॉय का मान पूछा है, यानी पहली का पूछा है, तो पहली यानी 16 का मान पूछा है। सिंपल सा सवाल है, काटो यहाँ से। मैं देखा तो 25 से काटू, 25 चौका 100, यहाँ पे आ गया 20, 25 अठे 200। अब 16 अठे कितना होता है भाई, अगर मान लो मैं 16 से 8 में गुणा करूं तो 16 पचे कितना, 16 पचे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 आठे 128, हाथ में 12, 16 चौका 64 और 12, 64 और 12 हम करेंगे तो भाई साहब 76 होता है, यानी 7 67, और 7 67 कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी। खत्म। दैट्स इट्स, बेसिक सा सवाल था, बहुत सिंपल सा सवाल था, चीज़ों को आसान से आप बना लोगे। ठीक है भाई, अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो उस समय से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, एक बार भी पूरा 17 क्वेश्चन तक आ गए हैं, एक बार भी नहीं बोले होंगे कि भाई कि वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बट भाई साहब खुद से समझ जाओ कि भाई जो आपको इतना बढ़िया पढ़ा रहा है, इतना पेशेंस से चीज़ों को समझा रहा है, तो आपका भी कर्तव्य बन रहा है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी चीज़ें आपको लग रही हैं। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि 19 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में से 85% क्या पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और 4% अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मत, बस ये जब मिल गया ना आपको, वैध कहीं भी अगर वैध का बात आए तो भाई साहब सीरीज लगा दो, अगर कुल की बात आए तो भाई साहब जैसे हम लोग ट्री मेथड बनाते हैं वैसे लगाएंगे। 65% प्राप्त हुआ और उसे 2142 मतों के अंतर से चुनाव जीत गया, तो कितने मतदाता पंजीकृत थे, यानी टोटल कितने मतदाता थे उसमें जो पंजीकृत हुए थे, उसका मान निकालो। मान लो 100 मतदाता पंजीकृत थे, जिसमें से भाई साहब टोटल कितना दिए हैं, 85% दिए हैं, यानी 85% ने वोट दिए हैं। बहुत बढ़िया। इसमें से 4% अवैध हो गए, 100% था, 4% अवैध हो गया, यानी 96% वैध थे। जब यहाँ पाया तो इसमें ये बोला है कि वैध उम्मीदवार क्या वैध मतों का 65% प्राप्त हुआ है विजयी उम्मीदवार को, यानी यहाँ पे क्या है, दो लोग होंगे हमारे पास। देखो यहाँ से एक यहाँ पे विनर हो जाएगा, एक लूजर। विनर को मिला है कितना 65, तो लूजर को मिलेगा 35। तो यहाँ पे क्या है, उनका अंतर दिया है 2142, तो परसेंट में कितना अंतर आ रहा है भाई, तो देखना तो 30 का अंतर आ रहा है, यानी 30% का। तो यहाँ पे बोलोगे भाई कि 30% यानी 3/100, जिसका मान दिया है परसेंट में 2142 वैल्यू में मान दिया। बस अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा एक्स का मान निकल के आ जाएगा। करो, 5 से काटो 17 बार में, 5 से काटो 20 बार में, 4 से काटो 24 बार में, 4 से काटो 25 बार में, 0 से 0 3/10 हो गया, खत्म। अगर यहाँ पर देखो तो काट सकते हो, अगर मैं काटूँ 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17, हाँ 17 से कट जाएगा, काट लो भाई 17 से, 17 से काटो, 17 एकम 17, फिर 4 44, 17 दूना 34, फिर 17 छके 102, 17 पचे 85, 17 छके 102 होता है। अब आगे अगर इसको मैं काटूँ 4 से 5 बार में, 4 से काटो 6 बार में, 6 से इसको काट दो, 6 से काटो 6 दून बारह 6 कम 6, 3 से काटो 7 बार में। बस अब कुछ नहीं होगा, गुणा कर लो। जब यहाँ पे गुणा करूँगा तो क्या देखूंगा मैं, 25 पचे 125, ठीक है, यहाँ पर 0 है तो 0 लग जाएगा और 7 से गुणा। अब आ जाओ भाई 0, 7 पचे 35 के बाद हाथ में 3, 12 क्या 12 25 60, 12 छक बता 12 से तो 84 और 3 कितना 87, 150 पंजीकृत थे, 87 से 50 पंजीकृत, ऑप्शन नंबर बी। खत्म। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था, बाकी इसमें कुछ नहीं था जहां तक मैं बोलूँ तो सिंपल सी चीजें थी जो प्यार से आप बना लिए होंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यानी टोटल हम 20 क्वेश्चन का एक सेट करा रहे हैं और आज ये कंप्लीट हो जाएगा। आओ,
कह रहा 6 पुरुष या 5 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। 6 पुरुष 5 दिनों तक कार्य करते हैं और क्या, और उसके बाद कार्य करना छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा करने के लिए की आवश्यकता महिलाओं की संख्या क्या होगी? बहुत बेसिक सा सवाल है। हमें ये बोला है कि 6 पुरुष और 5 महिलाएं। 6 पुरुष या बोला है तो 6 मेन या क्या हो रहा है, 5 महिलाएं। ठीक है भाई साहब, कितने दिनों में? यानी 7-7 दिनों में कर रहे हैं, तो ये भी इंटू 7 बराबर में हमारे पास 5 वोमेन इंटू में 7, इनका रेशियो ले लो। रेशियो लोगे तो क्या होगा, ये 7 से 7 खत्म हो जाएगा, तो जो हमारा मेन और वोमेन का रेशियो होगा, मेन का हो जाएगा 5, वोमेन का हो जाएगा 6। बस हमें निकाल लो टोटल वर्क, किसी में किसी एक का मान रख कर टोटल वर्क निकाल लोगे। टोटल वर्क निकालो, 5 इसमें मान रखो, 6 5 30 में 7 से गुणा करोगे, नहीं 210 टोटल वर्क हो गया। अब आगे पढ़ो, जब टोटल वर्क आ गया तो पढ़ो। 6 पुरुष 5 दिनों तक कार्य करते हैं, उसके बाद कार्य करना छोड़ देते हैं। भाई साहब 6 पुरुष है, एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है देखना जरा, तो 5 है, तो 6 पुरुष से एक एफिशिएंसी कितना है, 5। तो भाई साहब 6 पुरुष का एफिशिएंसी आएगा, 5 दिन काम करते हैं, तो कितना काम कर देंगे, 6 5 30 5 कितना होता है, 150। ठीक है भाई साहब, 150 ये काम कर देंगे। तो बोलोगे भैया 210 था, 150 इन्होंने कर दिया, तो टोटल काम कितना बचा हमारे पास, तो 60 काम बचा। ठीक है, अब आगे पढ़ो। तो 60 काम बचा है, तो बोला है कि शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यकता महिलाओं की संख्या बताएं। यानी 5 दिन में इसको पूरा करना है शेष कार्य को। अब देखो कितनी महिलाएं होंगी, हमारे पास जो बचा है काम 60 है। ठीक है, अब कितनी महिलाएं होंगी, तो हमें महिलाएं नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये मालूम है कि महिलाओं का एफिशिएंसी कितना है, बताना जरा, तो 6 है। तो 6 हमारे महिलाएं और एक्स क्या है, एक्स महिलाएं हैं, 6 के एफिशिएंसी से कर रही हैं और 5 दिनों में कराना है, तो 6 5 30 एक्स, यानी 30 एक्स बोल सकते हो। यानी इससे काटोगे भाई साहब तो 2 होगा, तो एक्स का मान हो जाएगा 2, और यही आंसर होगा। तो भाई साहब 2 महिलाएं की और आवश्यकता होगी और बात खत्म। कितनी बोला है भाई साहब, तो बोला है कि शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा करने की आवश्यक महिलाओं की संख्या बताएं, तो 2 होनी चाहिए। बताओ कैसा रहा भाई साहब सेट, आप बताना भाई साहब। टोटल यहाँ से कंप्लीट हुआ मेरे तरफ से 20 क्वेश्चन भाई आपका कंप्लीट करा दिया पूरा बढ़िया स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ, ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए। क्वेश्चन को मैंने पूरा बेसिक से नहीं डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, जहाँ जहाँ जो चीज़ें लग रहा है कि इसको एग्जाम में कैसे हम कम समय में चीज़ों को उड़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताया हूँ। इसका भाई साहब जो हैंड रिटेन नोट्स है भाई साहब AR पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे चीज़ें आपको दे दी जाएंगी। ठीक है भाई, बाकी आज का सेशन कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को भाई साहब लाइक करना है, कमेंट भी करना है और शेयर करना है। और भाई साहब जब तक सब्सक्राइब नहीं करिएगा तब तक जितने सारे न्यू चीज़ें इस पर आएगा उसका आप लाभ नहीं उठा पाइएगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।